हेलो स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं हम लेसन नंबर 11। लेसन 11 नंबर 11 है हमारा जैविक खाद एवं जैविक उर्वरक। तो इनके बारे में देखेंगे हम कि जैविक खाद और जैविक उर्वरक क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जैविक खाद या कार्बनिक खाद। जैविक खाद उस खाद को कहते हैं जिसमें जीवों के अंश उपस्थित होते हैं। ऐसी खाद को प्राकृतिक खाद या कार्बनिक खाद भी कहते हैं। यानी कि जैविक खाद या कार्बनिक खाद हमने किसे कहा है? ऐसी खाद जिसमें क्या उपस्थित हो, जिसमें जीवों के अंश उपस्थित हो, उस खाद को बोलेंगे हम जैविक खाद। इनमें वे सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं जो कि पौधों की वृद्धि हेतु आवश्यक होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे गोबर की खाद है, हरी खाद है, कंपोस्ट है, खली की खाद है आदि। अब देखें इनके वर्गीकरण को। तो देखिए, जो जैविक खाद है उनका तीन प्रकारों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है स्थूल जैविक खाद, दूसरा है सांद्रित जैविक खाद और तीसरा है प्राणीजात जैविक खाद। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्थूल जैविक खाद को कि स्थूल जैविक खाद क्या होते हैं। तो स्थूल जैविक खाद ऐसे खाद होते हैं जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। जब इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम है तो क्या होगा? तो हमें इनका उपयोग अधिक मात्रा में करना पड़ेगा। जब पोषक तत्वों की मात्रा कम है तो इनका प्रयोग क्या कर रहे हैं हम? अधिक मात्रा में करना पड़ रहा है हमें। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो हैं गोबर की खाद, कंपोस्ट, मल मूत्र की खाद, प्रेम सेड आदि। देखिए नंबर 1 पर है स्थूल खाद। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, अतः इनका प्रयोग अधिक मात्रा में करना पड़ता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है गोबर की खाद, कंपोस्ट, मल मूत्र की खाद, प्रेसमड आदि। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा सांद्रित जैविक खाद। तो सांद्रित जैविक खाद देखिए, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है तो क्या होगा? इनका प्रयोग कम मात्रा में करना पड़ेगा। भाई जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम है उसका प्रयोग अधिक मात्रा में करना पड़ेगा, और जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है उनका प्रयोग कम मात्रा में करना पड़ेगा। तो सांद्रित जैविक खाद क्या है? इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, अतः इनका प्रयोग कम मात्रा में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं खल से प्राप्त खाद, मूंगफली व सरसों के तेल से प्राप्त खाद। अब देखते हैं तीसरा है प्राणीजात खाद। प्राणीजात खाद में देखिए, इसमें निम्न प्रकार के खाद पाए जाते हैं, यानी कि ये प्राणियों के उत्पाद होंगे, जैसे सुखाया हुआ खून, ऊन व हड्डी की खाद और मछली की खाद। अब देखो यहाँ पर ये वीडियो थोड़ी जल्दी बन रही है तो आप इसको पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हो। आपको इसके नोट्स बनाने हैं अपनी नोटबुक में। अब देखते हैं जैविक खादों का मृदा में महत्व कि जैविक खादों का मृदा में क्या महत्व होता है। तो इनके 4 महत्व दिए हुए हैं, वो 4 महत्व आपको लिखने हैं। कौन कौन से हैं? पहला है ये मृदा उर्वरकता को बनाए रखते हैं, यानी कि जो जैविक खाद है वो क्या करेंगे? वो मृदा की उर्वरकता को बनाए रखते हैं। दूसरा, इनका प्रभाव मृदा में 2 से 3 वर्ष तक बना रहता है, यानी कि एक बार हम यदि जैविक खाद दे देंगे तो उसका प्रभाव 2 से 3 वर्ष तक बना रहेगा। तीसरा है जैविक खाद कार्बन में भी सुधार होता है। जैविक खाद है, इनसे क्या होगा? इनसे जो कार्बन की मात्रा है उसमें भी सुधार होता है। चौथा है पोषक तत्वों की पूर्ति आसानी से हो जाती है, यानी कि जैविक खादों से जो पौधों के लिए पोषक तत्व आवश्यक होते हैं उनकी पूर्ति आसानी से हो जाती है। ये हो गए क्या? जैविक खादों के महत्व। अब देखेंगे हम जैविक खादों का प्रभाव कि जैविक खादों के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला देखेंगे हम मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव, यानी कि जो जैविक खाद हैं इनके किन मृदा पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जैविक खादों का मृदा के भौतिक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, पहला प्रभाव जैविक खादों का प्रभाव, इसमें पहला है मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव, और इसमें पहला है भूमि की संरचना में सुधार होता है। यानी कि हम जैविक खादों का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? भूमि की संरचना में सुधार होगा। दूसरा है मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, यानी कि मृदा की जो जल को धारण करने की क्षमता है उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। तीसरा है मृदा में वायु संचार में वृद्धि होती है। क्या होगा? कि मृदा में जो वायु है उसके संचार में वृद्धि होती है। चौथा दिया हुआ है पानी व वायु द्वारा मृदा अपरदन कम हो जाता है। इसी प्रकार पांचवा है इससे क्या होगा? मृदा का संरक्षण होता है।
मृदा ताप नियंत्रण रहता है, यानी कि जो मृदा का ताप है वो भी नियंत्रित रहता है। अगला है पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। लास्ट दिया हुआ है इसमें, भूमि में जल अंतः स्पंदन अच्छा हो जाता है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी मृदा के जो भौतिक गुण हैं उन पर पड़ने वाले प्रभाव है। अब दूसरा देखेंगे कि जैविक खादों का मृदा के रासायनिक गुणों पर प्रभाव, यानी कि मृदा के रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो देखिए मृदा के रासायनिक गुणों पर प्रभाव, पहला है कि पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ साथ हार्मोन व एंटीबायोटिक की प्राप्ति भी होती है। यानी कि पोषक तत्वों के साथ साथ उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें हार्मोन भी मिल रहे हैं और एंटीबायोटिक भी मिल रही हैं। दूसरा देखिए, क्षारीय मृदा का पीएच मान कम हो जाता है, मृदा की क्षारीयता व लवणता में सुधार भी हो जाता है। यानी कि यदि हम मृदा में जैविक खादों का उपयोग करेंगे तो जो क्षारीय मृदा है या जिसकी लवणीय मृदा है उसमें सुधार हो जाता है। क्या होगा, इससे पीएच का मान कम हो जाता है, जिससे क्या होगा, मृदा में सुधार होगा। अगला है मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा हो गया क्या, मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। चौथा देखिए, मृदा में पाए जाने वाले विषैले प्रभाव कम हो जाते हैं। पांचवा है जैविक खाद के उपयोग व अपघटन से मृदा में स्थिर तत्व विलयशील होकर पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। देखो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो मृदा में स्थिर होते हैं, यानी कि उनका ना तो अपघटन होता है ना विलय होता है, कुछ भी नहीं होता, वो पौधों को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो होगा क्या, जब हम उसमें जैविक खाद डालेंगे तो जैविक खाद से मृदा में जो अपघटन की क्रिया होगी, उस अपघटन की क्रिया से जो स्थिर तत्व हैं जो बदल नहीं रहे हैं वो क्या होंगे, वो विलयशील हो जाएंगे और वो पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अब देखते हैं हम अगला 6 नंबर का, क्या है कि मृदा की उभय प्रतिरोधी क्षमता व धनायन विनिमय की क्षमता में वृद्धि होती है। आप पढ़ चुके हो कि मृदा की उभय प्रतिरोधी क्षमता क्या होती है, धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है। हमने ये उभय प्रतिरोधी क्षमता वाला कि उभय प्रतिरोधी क्षमता क्या होती है, इस क्वेश्चन को आपके फर्स्ट राउंड के टेस्ट में भी दिया था, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर गलत किया था। तो ये आंसर आपको तो खाली परिभाषा याद करनी है, तो उन परिभाषाओं को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें, जिससे कि आपकी परिभाषा अच्छी याद रहे। ठीक है, तो इन परिभाषाओं को, ये परिभाषा आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए कि उभय प्रतिरोधी क्षमता क्या होती है, ये आपको आती नहीं है अभी। धनायन विनिमय क्या होता है, ठीक है, तो इनको एक बार अच्छे से पढ़िए। अब देखते हैं अगला, हमने भौतिक प्रभाव पढ़ लिए, रासायनिक प्रभाव पढ़ लिए, अब मृदा के जैविक गुणों पर प्रभाव पढ़ेंगे। तीसरा क्या पढ़ेंगे कि मृदा के जैविक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला है मृदा में, ये पहला है कौन सा, मृदा में लाभकारी जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। क्या होगा, जैविक खादों के उपयोग से जो मृदा में लाभकारी जीवाणु हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी, यानी कि जो हमारी फसलों को लाभ पहुंचाते हैं ऐसे जीवाणु या बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि होगी। सेकंड देखते हैं, जीवाणुओं की, सेकंड है देखिए, जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होने के कारण पौधों को पोषक तत्व तो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि हमने कहा था कि जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है, संख्या में वृद्धि होगी तो उनकी क्रियाशीलता में वृद्धि होगी। क्रियाशीलता में वृद्धि होने के कारण पौधों को पोषक तत्व तो आसानी से प्राप्त होते रहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया अधिक मात्रा में होंगे तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अधिक मात्रा में होगा और पौधों को आसानी से नाइट्रोजन मिलती रहेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मृदा के जो जैविक गुण हैं उनमें जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। जीवाणुओं की संख्या बढ़ने के कारण जीवाणु की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है और पौधों को पोषक तत्व तो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। अब देखते हैं थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, जैविक खादों से मृदा में सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन व ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए भोजन व ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी, वो जैविक खादों से प्राप्त होती है। नंबर 4 देखते हैं, मृदा में नाइट्रीकरण, अम्लीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया बढ़ जाती है। ये सारी क्रिया क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया की संख्या बढ़ रही है, बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं तो इससे इनकी क्रिया भी बढ़ जाती है। अब देखते हैं नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, जीवाणु जटिल पदार्थों में विच्छेद
जब जीवाणु जटिल पदार्थों को विच्छेदित कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो जटिल हैं, जिनको पौधे अवशोषित नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा कि जो जीवाणु हैं उन पदार्थों को अपघटित कर देंगे या उनको विच्छेदित कर देंगे, टुकड़ों में तोड़ देंगे, तो पौधे उनको आसानी से ग्रहण कर लेंगे। अब देखो, हमने दो चीज़ पढ़ी है, जैविक खाद और जैविक उर्वरक। तो देखेंगे कि जैविक खाद और जैविक उर्वरक में अंतर क्या होता है। तो देखिए, जैविक खाद और जैविक उर्वरक में अंतर। देखो, पहला अंतर दिया हुआ है, जैविक खाद में लिखा हुआ है, ये पेड़ पौधों तथा जंतुओं के भागों व अवशेष पदार्थों को सड़ाकर बनाए जाते हैं। यानी कि जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं या फिर हम कहें जो भी मृत पदार्थ हो जाते हैं, उनको सड़ाकर गला करके ये क्या बनाए जाते हैं, जैविक खाद बनाए जाते हैं। अब बात करें उर्वरकों की, तो उर्वरक क्या होते हैं, ये अनेक रासायनिक क्रियाओं द्वारा तत्वों अथवा खनिज पदार्थों से कारखानों में तैयार किए जाते हैं। यानी कि उर्वरकों को हम फैक्ट्री या कारखाने में तैयार कर रहे हैं, जबकि जैविक खाद को हम पेड़ पौधों या जंतुओं के भागों या अवशेषों से प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा है, इसमें पौधे के सभी आवश्यक तत्व उपस्थित होते हैं। यानी कि जो जैविक खाद है, उस जैविक खाद में जो पौधों के लिए आवश्यक तत्व हैं वो सभी उपलब्ध होते हैं। जबकि जो उर्वरक होते हैं उनमें क्या होगा, उनमें एक या दो आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। यानी कि जिस उर्वरक को हम बना रहे हैं, जिस पोषक तत्व के लिए उर्वरक को बना रहे हैं, उसमें वो ही पोषक तत्व उपस्थित होता है। तीसरा देखते हैं, तीसरा लिखा हुआ है, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा सघन नहीं होती है। जबकि इसमें क्या है, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा सघन होती है। किसमें, उर्वरकों में। उर्वरक को हम बनाए किसी एक स्पेसिफिक उर्वरक पोषक तत्व के लिए रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होगी। जबकि हमने यहाँ पर पोषक तत्वों को नहीं देखा, हमने तो यहाँ पर जो अवशिष्ट पदार्थ है, मृत पदार्थ है, उनको इकट्ठा करके गलाया है, सड़ाया है, तो उनसे प्राप्त हो रहा है। इनमें सभी पदार्थ तो होंगे, सभी पोषक तत्व होंगे, लेकिन कम मात्रा में होंगे, सघन नहीं होंगे। जबकि उसमें क्या होंगे, जो हमने डाले हैं या फिर हमने जो पोषक तत्वों के लिए उर्वरक को बनाया है, वो अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अगला है, पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति धीरे धीरे होती है। किसमें, जैविक खादों में। और पौधों को पोषक तत्वों की लगभग एक सप्ताह में प्राप्त होते हैं। किसमें, उर्वरकों में। तो ये हो गए इनमें अंतर। अगला अंतर देखिए, नंबर 5 अंतर दे रखा है, इनका प्रभाव 2 से 3 वर्ष तक बना रहता है। यानी कि जो जैविक खाद है, उन जैविक खादों का प्रभाव 2 से 3 वर्षों तक बना रहता है। जबकि जो उर्वरक हैं, इनका प्रभाव मृदा में अधिक समय तक नहीं रहता, ये तुरंत प्रभाव देने वाले होते हैं। अब बात इनकी कहीं कि जो जैविक खाद है, उनका प्रयोग बुवाई से पहले किया जाता है, जबकि जो उर्वरक हैं, उनका प्रयोग बुवाई के समय या खड़ी फसल में किया जा सकता है। हम बात करें, जैसे हम यूरिया खाद लेकर आते हैं, वो क्या है, वो एक उर्वरक है, तो उनका प्रयोग कब करते हैं, हम खड़ी फसल में कर देते हैं। जबकि इनका प्रयोग, यानी कि हम कूड़े का खाद घेरते हैं, तो कब घेरते हैं, उसका प्रयोग हम बुआई से पूर्व करते हैं। अगला देखिए, इसमें मृदा जल धारण क्षमता बढ़ती है। इनसे क्या होगा, मृदा जल धारण क्षमता बढ़ती है, जबकि उर्वरकों से मृदा जल धारण क्षमता नहीं बढ़ती है। अगला देखिए, इनसे मृदा का, जैविक खादों में देख रहे हैं, इनसे मृदा का वायु संचार सुधरता है। जबकि उसमें देखिए, उर्वरक में मृदा के वायु संचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला है, इसमें उर्वरक में नहीं, जैविक खाद में, इनसे पौधों की संतुलित वृद्धि होती है। पौधों की संतुलित वृद्धि नहीं होती, किससे, उर्वरक से। जैविक खाद से क्या होगा, पौधों की संतुलित वृद्धि होगी, जबकि उर्वरकों से पौधों की संतुलित वृद्धि नहीं होती है। देखिए 10वां दिया है, उर्वरक जो जैविक खाद है उनसे क्या होगा, इनसे कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात मृदा में संतुलित रहता है, जबकि उर्वरकों से ये अनुपात संतुलित नहीं रहता है। अगला है, मृदा ताप पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे किससे, जैविक खादों से, जबकि जैविक उर्वरक से मृदा ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हो गए हमारे 11। अब देखते हैं 12 नंबर को, कि मृदा अपरदन में भी कमी आती है। जैविक खादों के प्रयोग से क्या होगा, मृदा अपरदन में भी कमी आती है, जबकि जो उर्वरक हैं उनसे मृदा अपरदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैविक खाद में देखिए, अधिक मात्रा में प्रयोग से मृदा पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हम जैविक खाद का प्रयोग अधिक मात्रा में कर रहे हैं तो उससे मृदा पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जबकि उर्वरक है, उनसे क्या होगा, अधिक उपयोग से फसल एवं मृदा दोनों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
अगला है इसमें दिया हुआ है उर्वरक, जो जैविक खाद में दिया हुआ है, फसलों की जल मांग घटती है, यानी कि फसलों के लिए जल की मांग होती है वो घटती है, जबकि उर्वरक से फसलों में जल की मांग बढ़ती है। इससे क्या होगा, जैविक खाद क्या होंगे, उभय प्रतिरोध क्षमता बढ़ाते हैं, जबकि मृदा जो उर्वरक हैं मृदा की उभय प्रतिरोध क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। तो इस प्रकार से हो गए हमारे क्या, इस प्रकार से ये हो गए हमारे कंप्लीट क्या, जैविक खाद और उर्वरक में अंतर। अब हम सबसे पहले देखेंगे गोबर की खाद, कि गोबर की खाद को किस प्रकार से बनाया जाता है, क्या गोबर की खाद होती है, इसके बारे में हमें देखना होगा। तो देखते हैं गोबर की खाद। गोबर की खाद से तात्पर्य ऐसी खाद से है जिसमें घरेलू पशुओं के ठोस तथा द्रव मलमूत्र से युक्त बिछावन जैसे कि चारा भूसा आदि को गड्ढों में सड़ाकर तैयार किया जाता है। हम बात कर रहे हैं किसकी, गोबर की खाद की, जो तो हमारे लिए एक आसानी सा एग्जाम्पल है। देखो गोबर की खाद की बात करें तो गोबर क्या होगा, गोबर ऐसा होगा कि जो घरेलू पशु हैं उनके घरेलू पशुओं से जो मलमूत्र प्राप्त होता है, घरेलू पशुओं का मलमूत्र जो ठोस या द्रव अवस्था में होता है वो प्राप्त होगा। और क्या होगा, हम पशुओं के नीचे उनको बैठने के लिए जो चारा बिछाते हैं या फिर भूसा जो भी डालते हैं, उनसे क्या होगा, उनमें सड़कर जो उनके जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो सड़कर तैयार किया जाता है क्या, गोबर की खाद। और गोबर की खाद के जो मुख्य संगठक होते हैं उन्हें देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मुख्य घटक हैं गोबर, इसमें क्या होता है 0.3% से 0.7% क्या होती है नाइट्रोजन होती है, 0.1% से 0.5% क्या होती है फॉस्फोरस होती है, और 0.3% से 0.5% पोटेशियम होता है। अब कहें इसमें मूत्र की बात, मूत्र में क्या होता है, यूरिया होती है, कितनी होती है 2% होती है। इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है 0.4 से 1.35%, फास्फोरस 0.05 से 0.10% और पोटेशियम 0.5% से 2%। ठीक है, अब इसके बिछावन की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।